क्या नाम है आपका? शिवानी। क्या किया आपने? GN GN कहाँ से? हाँ जी, नहीं कौन से कॉलेज से किया है? हाँ जी, ठीक है। आज जो है हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग या इसी को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? साइकेट्रिक नर्सिंग, है ना। मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होता है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग, तो इसमें 3 वर्ड है। कौन कौन से? एक वर्ड है मेंटल हेल्थ, एक वर्ड तो क्या है? मेंटल हेल्थ, एक वर्ड क्या है? हेल्थ, एक वर्ड क्या है? नर्सिंग, और चौथा वर्ड यहाँ निकल के जो सामने आ रहा है वो क्या है? साइकेट्रिक। तो 4 वर्ड यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है मेंटल हेल्थ, दूसरा वर्ड हेल्थ, यानी कि जब आप मेंटल हेल्थ पढ़ें तो हमें हेल्थ का भी पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है। उसके साथ साथ तीसरा वर्ड हमारा नर्सिंग, और चौथा वर्ड हमारे पास क्या है? साइकेट्रिक है। तो ये क्या होते हैं? सबसे पहले अगर इनके बारे में बात करें कि मेंटल हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, नर्सिंग क्या है, साइकेट्रिक क्या है, और जब इन चीज़ों का हमें पता होगा तभी हम आगे की चीज़ें जो है वो पढ़ पाएंगे और उनको हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब सबसे पहले बात ये आती है तो 4 वर्ड हमारे सामने है, मेंटल हेल्थ, हेल्थ, नर्सिंग एंड साइकेट्रिक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि नर्सिंग क्या होता है। सबसे पहला वर्ड हम डिस्कस करें कि नर्सिंग क्या होता है। तो नर्सिंग क्या होती है? हाँ, जो हम सभी ने की है नर्सिंग। क्या होता है नर्सिंग? तो नर्सिंग जो है एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है जो वहां से लिया गया है, एक वर्ड से आया है, और उस वर्ड का नाम है न्यूट्रिटिव। कहां से आया ये? एक न्यूट्रिटिव वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन? आपका नर्सिंग वर्ड। और ये नर्सिंग वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है? तो ये जो ग्रीक लैंग्वेज न्यूट्रिटिव है वहां से आया। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन को क्या करना? कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करना। क्या करवाना? कॉम्प्रिहेंसिव केयर देना किसी पर्सन को, वो क्या है? आपका नर्सिंग है ना। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि नर्सिंग क्या है और कहां से आया, तो नर्सिंग जो है एक ग्रीक लैंग्वेज के न्यूट्रिटिव वर्ड से लिया गया, और इस नर्सिंग वर्ड का मतलब है टू गिव कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू ए पेशेंट। किसी पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड कराना किसके अंदर आता है? नर्सिंग के अंदर आता है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कंप्लीट। कैसी? कंप्लीट केयर। कैसी केयर? कंप्लीट केयर। कंप्लीट क्या? तो जैसे क्या है, कोई पर्सन है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे कोई पर्सन जो क्या है, ओबेसिटी हो रहा है ना। किसी पर्सन को क्या हो जा रहा है? ओबेसिटी हो रहा है। अब जब आप ओबेसिटी पढ़ते हैं या कोई भी डिजीज आप पढ़ते हैं, तो जैसे डायबिटीज मेलाइटस पढ़ते हैं, हाइपरटेंशन पढ़ते हैं, इन सभी का सबसे बड़ा कारण कौन है? ओबेसिटी है। हम पढ़ते हैं कि ओबेसिटी इज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी इज कॉमनेस्ट कॉज फॉर हाइपरटेंशन। तो जैसे आप क्या है, किसी कम्युनिटी में गए और कम्युनिटी में जाने के बाद आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें ओबेसिटी से प्रिवेंट होना है, तुम्हें ओबेस नहीं होने चाहिए। अगर तुम ओबेस हो रहे हो तो तुम्हें चांस है डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने के। तो ये क्या है? आप लोगों को ओबेसिटी से बचने के लिए गाइड कर रहे हैं। दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव केयर। कैसी केयर? प्रिवेंटिव केयर।
आपने लोगों को समझाया, लोग नहीं माने, नहीं समझे, तो मोटापे से तो नहीं बच पाए, ओबेज होने से तो नहीं बचे, पर उसके बाद जब उनको डायबिटीज हो गया है या हाइपरटेंशन हो गया, तब क्या करें? तब आपने इनको समझाना है कि तुम टाइम टू टाइम क्या है दवाई लो, नहीं तो तुम्हें आगे क्या है कॉम्प्लिकेशन आएंगे। और जो आप इनको समझा रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? प्रोमोट कर रहे हो, यानी कि प्रोमोटिव केयर दे रहे हो। क्या दे रहे हो? प्रोमोटिव केयर। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव, उसके बाद प्रोमोटिव। अगर आपने प्रिवेंट करना था, प्रिवेंट नहीं हुआ, आप प्रोमोट कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? जब आपने प्रोमोट किया तो आप चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी डिजीज जो ठीक हो सकती है तो आप उसको कंप्लीटली ठीक करना चाहेंगे। और हम जब किसी डिजीज को कंप्लीटली ठीक करने की कोशिश करते हैं, दिस इज नोन एज क्यूरेटिव केयर। क्यूर वर्ड से आया क्यूरेटिव। क्यूरेटिव वर्ड कहां से आया? क्यूर वर्ड से आया, और क्यूर का मतलब होता है सही करना, ठीक करना। तो क्यूरेटिव केयर देंगे। और जब ये क्यूरेटिव केयर जो है, इसके बाद नेक्स्ट केयर कौन सा आएगा? तो वो आपका आएगा रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन। तो ये 4 तरीके की केयर आती है किसके अंडर? आपके नर्सिंग के अंदर। अगर आपको सबसे पहली बात तो ये पूछ लिया जाए कि नर्सिंग है क्या, तो नर्सिंग क्या है? न्यूट्रिटिव वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कि किसी पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर देना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट केयर देना। कंप्लीट केयर में कौन कौन सी केयर आती है? तो प्रिवेंटिव है, प्रोमोटिव है, क्यूरेटिव है और रिहैबिलिटेटिव। तो सबसे पहली बात कौन? नर्सिंग। दूसरा वर्ड आपके पास कौन है? साइकेट्री। नेक्स्ट वर्ड हमारा है साइकेट्री। साइकेट्री क्या होता है? दूसरा वर्ड हमारे पास कौन है? साइकेट्री। ये क्या होता है साइकेट्री? साइकेट्री क्या होता है? अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये वर्ड 3 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? 3 वर्ड से मिलकर बना है। 3 वर्ड कौन से हैं? एक वर्ड है साइक, दूसरा वर्ड है आइट्रिया और तीसरा वर्ड है इक्स। 3 वर्ड लगे हुए हैं इसके अंदर। कौन कौन से? साइक प्लस आइट्रिया प्लस इक्स। और इन तीनों वर्ड को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइकेट्री। अब इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है? साइक ये जो साइक वर्ड है, जब हमने आपने जीएनएम में साइकोलॉजी पढ़ा होगा, है ना? साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपने वहां पढ़ा था कि साइकोलॉजी साइक प्लस लॉजी, ऐसा आपने इसको 2 वर्ड में तोड़ा और आपने कहा कि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी और साइक का मतलब माइंड या सोल। ये साइक का मतलब तो क्या होता है साहब? माइंड या सोल होता है। और लॉजिक का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो साइक का मतलब ये यहाँ होगा कि या तो आप बोले, सबसे पहले जब साइक के बारे में बताया गया तो सबसे पहले बोला गया था कि सोल का स्टडी करना होगा। पर सोल यानी कि आत्मा, किसी ने आज तक आत्मा को देखा क्या? आत्मा को नहीं देखा। फिर बोला गया कि माइंड का स्टडी करना, माइंड को किसी ने देखा है क्या? तो उसके बाद तीसरा वर्ड निकल के सामने आया कि बिहेवियर का जो स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं वो ब्रांच साइकोलॉजी कहलाती है। तो साइक वर्ड का मतलब क्या है? सोल, माइंड या बिहेवियर। सबसे पहले बोला गया कि साइक का मतलब सोल होता है, उसके बाद बोला गया कि माइंड होता है, पर इन दोनों चीजों को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। तो तीसरा वर्ड निकल के सामने आया कि साइक वर्ड का मीन्स क्या होता है? बिहेवियर होता है। क्या होता है? बिहेवियर होता है। तो साइक का मतलब क्या है? सोल, माइंड या बिहेवियर। आइट्रिया का मतलब क्या है? तो आइट्रिया का मतलब होता है ट्रीटमेंट। क्या? ट्रीटमेंट। आइट्रिया जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट करना किसका? बिहेवियर का। कैसे? किसके अंदर? तो इक्स यानी कि मेडिकल साइंस की ब्रांच के अंदर। किसके अंदर? कोई मेडिकल साइंस की ब्रांच के अंदर। इक्स का मतलब क्या है?
ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो साइकेट्रिक 3 वर्ड से मिलकर बना, साइक आइडिया, एक साइक का मतलब सोल माइंड बिहेवियर, आइडिया ट्रीटमेंट, एंड एक का मतलब है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो डेफिनेशन क्या बना, तो साइकेट्रिक क्या है, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which study about treatment, diagnosis of mental illness। ऐसी ब्रांच किसी मेडिकल साइंस की जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस चीज का, साइकेट्रिक इलनेस पे डायग्नोसिस का, उसके ट्रीटमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइकेट्रिक। किसने बनाया था ये साइकेट्रिक वर्ड, कहां से लिया था ये साइकेट्रिक वर्ड, साइकेट्रिक वर्ड भी कहां से आया था, ग्रीक वर्ड से आया। कहां से आया, ग्रीक लैंग्वेज। साइकेट्रिक वर्ड कहां, किसका लैंग्वेज है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज। और ये किसने बनाया था, कोएन बाई, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, रुडोल्फ गोखले। क्या नाम का, रुडोल्फ गोखले। This is scientist who coined the name of psychiatric। रुडोल्फ गोखले नाम से एक साइंटिस्ट हुआ जिन्होंने क्या किया, साइकियाट्रिक के नाम को बनाया। जितने भी वर्ड हम पढ़ते हैं लगभग सारे के सारे वर्ड कहां से लिए जाते हैं, ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाते हैं। कहां से लिए जाते हैं, ग्रीक लैंग्वेज से। ऐसा क्यों, ग्रीक लैंग्वेज से क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रीक लैंग्वेज में इस साइकेट्रिक वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग एक ही होगा, है ना। जैसे कोई भी ग्रीक डिक्शनरी का कोई भी वर्ड है ना, कोई भी वर्ड लगा लें आप, एक्स वाई जेड, कोई भी वर्ड हो ग्रीक डिक्शनरी का, उसका एक वर्ड का एक ही मीनिंग होगा। क्योंकि अगर हम हमारी इंडियन डिक्शनरी की बात करें तो अगर आप एक वर्ड को सर्च करके देखें या एक वर्ड के बारे में डिक्शनरी में देखें तो उसके पता नहीं कितने मीनिंग निकल के सामने आते हैं। इसलिए क्या किया गया, जो भी वर्ड लिए जाते हैं, जो भी डिजीज का मीनिंग निकाला जाता है, किसी डिजीज के अंदर जो भी वर्ड यूज किया जाता है, कोई हम सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, वो जो वर्ड है वो लगभग सारे के सारे वर्ड कहाँ से आते हैं, ग्रीक लैंग्वेज से आते हैं। और ग्रीक लैंग्वेज से लेने का मतलब यही है कि यहाँ एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग नहीं होता। तो पहला हमने पढ़ा नर्सिंग, दूसरा हमने पढ़ा साइकेट्रिक, तीसरा वर्ड क्या है, हेल्थ। क्या है, हेल्थ। थर्ड इज हेल्थ। क्या होता है हेल्थ, तो अगर डेफिनेशन की बात करें, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, इट इज स्टेट ऑफ socially, mentally, physically, spiritually well-being। किसी पर्सन का क्या होना, सोशली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली क्या होना, वेल होना, अच्छा होना, दिस इज नोन एज हेल्थ। उसको हम क्या बोल देते हैं, हेल्थ बोल देते हैं। क्या मतलब है सोशली का, सोशल का मतलब क्या है, सोसाइटी में जो पर्सन जिस सोसाइटी में रह रहा है वहां उसके रिलेशन क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। क्या होने चाहिए,
रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, गुड रिलेशन इन सोसाइटी, तभी तो आप बोलेंगे कि सोशली हेल्दी है। कोई पर्सन मेंटली उसको कोई तरीके का, जैसे कोई पर्सन है ना, तो दिखने में तो शरीर का लगभग 6 फुट लंबा है ना, ब्रॉड मस्कुलर है, काफी अच्छी पर्सनालिटी वाला है, पर जैसे कोई छोटी सी बात होती है तो वो हर बात पे पैनिक हो जाता है, तो क्या वो मेंटली हेल्दी है क्या? नहीं। और अगर मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो पर्सन हेल्दी है क्या? कभी भी नहीं, है ना। तो पर्सन का मेंटली यानी कि पर्सन क्या होना चाहिए? मेंटली स्टेबल होना चाहिए। अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो फिजिकली या सोशली कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, उसको आप हेल्दी नहीं बोल पाएंगे। फिजिकली यानी कि बॉडी फिजिक्स से, है ना, भगवान ने जब हम पैदा हुए हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 कान दिए, 1 नाक दी, 2 आंख दी, 1 जीभ दी, है ना, सब कुछ सबको बराबर बराबर दिया। और वो अगर सब बराबर है फिर तो फिजिकली ठीक है। और अगर उनमें से कोई कुछ कम हो जाए, जैसे किसी का पैर कट गया है, अब पैर कटा हुआ है, मानसिक रूप से भी बड़ा इंटेलिजेंट है, सोशली समाज में भी अच्छे रिलेशन है और आध्यात्मिक भी है ना, भगवान को भी अच्छे तरीके से मानता है, तो क्या वो हेल्दी है क्या? नहीं, वो हेल्दी नहीं है। और अगर कोई पर्सन इन सभी चीजों में तो ठीक है पर भगवान के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है ना, स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। तो किसी पर्सन के अंदर सोशली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली इन चारों में अगर बैलेंस है तब तो आप क्या बोल देंगे वो पर्सन क्या है? हेल्दी है। और इनमें से अगर कोई भी कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? वो पर्सन हेल्दी नहीं है। फिर आप क्या बोल देते हैं? अगर उसमें क्या है? सोशली प्रॉब्लम है, समाज में अच्छे रिलेशन नहीं बना पा रहा है, दिस इज सोशली इल, वो पर्सन क्या हो जाएगा? सोशली इल होगा। अगर स्पिरिचुअल वेलबींग नहीं है, दिस इज स्पिरिचुअली इल। अगर पर्सन क्या है? मेंटली रिलेशन अच्छे नहीं बना पा रहा है, दिस इज मेंटली इल। और अगर किसी पर्सन की बॉडी फिजिक में कोई अल्टरेशन है, बॉडी फिजिक अगर प्रॉपर नहीं है, दिस इज फिजिकली इल, है ना। अगर वो शारीरिक रूप से बीमार है, दिस इज फिजिकली। अगर मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली। अगर वो सोशली है, सोशली। और अगर स्पिरिचुअली है तो स्पिरिचुअली। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ना शुरू किया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो हम क्या पढ़ेंगे? हम मेंटली इल लोगों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो मेंटली इल पर्सन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं उनके अंदर, क्या उनमें स्पेसिफिकेशन है, ऐसा क्या वो कर सकते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि पर्सन मेंटली इल है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम तो मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ रहे हैं और मेंटली इल लोगों की बातें करेंगे। तो मेंटल हेल्थ क्या है? हेल्थ तो हमने देखा कि कोई पर्सन सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली वेलबींग है, दिस इज नोन एज हेल्थ। पर मेंटल हेल्थ क्या है? हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है ना। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या है? अच्छा, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ क्या है? तो जैसे क्या है? ये आपका क्या है? घर। क्या आपका घर है? या आप क्या है? 5 साल हो गए एक साथ रहते थे, मम्मी पापा बच्चे भाई बहन जो भी है ना, 5 साल हो गए एक साथ रह रहे हैं, है ना। आप क्या है? यहाँ से निकल के कहीं गए, कहीं दूर, जैसे घर से 500 किलोमीटर दूर आप रहने के लिए गए, या आपकी जॉब लग गई है ना, किसी एम पे आप पोस्टेड हो गए और वहाँ जाके आप रहने लगे हैं, वहाँ पे एक छोटे से रूम में रह रहे हैं अकेले। या कोई दूसरा पर्सन जो है, जो आपके लिए अननोन अभी तक पर्टिकुलरली नोन नहीं है, वहाँ गए रहने के लिए, और वहाँ जाके आप जैसे ही रहने के लिए गए, आप वहाँ जाते ही जोर जोर से रोने लग गए। पहले दिन रोए, दूसरे दिन रोए, 10 दिन हो गया वहाँ बैठे बैठे लगातार रोए ही जा रहे। इसका मतलब क्या है? क्या आप हेल्दी है? ठीक है, पहले दिन हम रो रहे थे, पहले दिन हो सकता है कि हम घर से बिछड़ के दूर गए हैं, तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम घर से दूर आए हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है इंटरनल फीलिंग्स जागी, तो हम रोने लगे। पर हम 10वें दिन भी लगातार रोए जा रहे हैं, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी बॉडी माइंड के बीच में क्या नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं।
है ना, आप क्या नहीं हो पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है हमारा क्या है, एडजस्टमेंट है। जैसे क्या होता है, पहले दिन एक छोटा बच्चा, जैसे बच्चा 3 साल 4 साल की उम्र में होता है तो उसको स्कूल भेजा जाता है, तो जैसे वो पहले दिन स्कूल जाता है तो वो रोता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो रोता रहता है स्कूल जाने के लिए, है ना, फिर हम धक्के से उसको भेजते हैं, और जब क्या हो जाता है उसको तो काफी टाइम हो जाता है, तब वो धीरे धीरे क्या है अपने आप ही स्कूल जाने लग जाता है कि नहीं। या अगर स्कूल दूर है तो वो सुबह तुरंत अपने आप क्या होगा, उठेगा और घर वालों को बोलेगा कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे रेडी कर दो। तो ये क्या है कि बच्चा पहले तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक तो रोता रहा, पर अब वो आराम से स्कूल चला जाता है। ये क्या है कि वहां जाके वो सोशली एडजस्ट हो गया। जब आज आप क्लास में आप रोए थे क्या घर पे बैठ के, आप जोर जोर से रोने लगे, घर वालों ने धक्के से पकड़ के भेजा, ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप जो है आपके पास ऐसा क्राइटेरिया आ चुका है, आप मेंटली हेल्दी है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड बॉडी और स्पिरिट के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। आपको पता है कि हमने कोचिंग जाना है, हम कोचिंग जाएंगे, 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे जो क्लास होगी हम वहाँ पढ़ेंगे, हमें कोई अच्छा फ्रेंड मिलेगा, अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, हम वापस घर आ जाएंगे, रोना खाएगा, है ना। तो मेंटल हेल्थ क्या है? तो मेंटल हेल्थ जो है बैलेंस बिटवीन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ पर्सन और कंपोनेंट, यानी कि पर्सन का जो बॉडी है, उसका माइंड है, उसकी स्पिरिट है, उनके बीच में क्या होना, बैलेंस का होना क्या है, मेंटल हेल्थ। समझ पा रहे बात को? तो मेंटल हेल्थ क्या है? तो it is a balance between body, mind, spirit and its component। आपका जो बॉडी माइंड और स्पिरिट है उनके बीच में क्या होना, बैलेंस का होना, और इसके साथ इन्वायरमेंट, है ना, इनका किसके साथ में होगा, इन्वायरमेंट के साथ में, विद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ में क्या होना, इनका बैलेंस होना। जैसे आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हो तो आपने हेल्थ का कॉन्टिन्यूम पढ़ा हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो आपने पढ़ी तो हेल्थ का कॉन्टिन्यूम पढ़ा हुआ है। ऐसे आपने एक साइड पर जो है इस तरीके का आपने एक चार्ट बनाया होगा, ऐसा एक चार्ट पढ़ा था क्या जब आपने कम्युनिटी पढ़ी, है ना। तो आपने एक ऐसा चार्ट पढ़ा होगा, आपने पढ़ा कि इन्वायरमेंट जो है ये हेल्थ और डिजीज दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखता है। और जैसे क्या है इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो क्या होगा, अगर क्या है हेल्थ ऊपर की तरफ चला गया और डिजीज का पर्दा भारी हो गया तो पर्सन को क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। और अगर डिजीज का पर्दा हल्का हो गया और हेल्थ का भारी हो गया तो पर्सन को क्या हो जाएगा, हेल्थ जो है भूल रहेगी, डिजीज से वो क्या हो जाएगा, फाइट कर जाएगा। ऐसा आपने कॉन्टिन्यूम पढ़ा होगा जिसको हेल्थ इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूम बोलते हैं, है ना। तो यानी क्या है कि आपकी जो बॉडी माइंड स्पिरिट और उसके कंपोनेंट का इसके साथ इन्वायरमेंट के साथ में जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ बोलते हैं। और सोशली एडजस्टमेंट जो है यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एडजस्टमेंट या सोशल एडजस्टमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। एडजस्टमेंट जो है वो क्या है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है इसका। समझ पा रहे बात को, है ना। तो अब तक हमने 4 वर्ड पढ़े हैं, सबसे पहले नर्सिंग, उसके बाद हमने साइकेट्री, उसके बाद हमने हेल्थ और उसके बाद हमने मेंटल हेल्थ। इसके साथ साथ हमने जब हमने डेफिनेशन लिखा किसका, साइकेट्री का, तो हमने एक वर्ड लिखा, हमने कहा कि साइक जो वर्ड है उसका मीन्स होता है। और साइक वर्ड का मतलब हमने कहा कि सबसे पहले उसको स्पिरिट सोल बोलते थे, उसके बाद उसको माइंड बोलना शुरू किया और उसके बाद अब जो है उसको किस नाम से जानते हैं, बिहेवियर,
तो माइंड तो ठीक है ना, कि माइंड तो क्या है, हमारी बॉडी का इमेजिनरी पार्ट है ना। ये बिहेवियर क्या होता है? अगर आपको बोल दे कि बिहेवियर क्या होता है तो क्या बताएंगे? बिहेवियर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर? फीलिंग को एक्सप्रेस करना। फिर इमोशन क्या होते हैं? फिर इमोशन क्या होते हैं? अगर हम बोले कि बिहेवियर इज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, तो फिर इमोशंस क्या होंगे? वे ऑफ टॉक, वे ऑफ पर्सनालिटी। नहीं, तो बिहेवियर क्या है? तो आप जो है डेली रूटीन के अंदर दो तरीके की एक्टिविटी करते हैं। कितने तरीके की? दो तरीके की। एक होती है कोवर्ट एक्टिविटी और एक होती है ओवर्ट एक्टिविटी। क्या होती है? एक होती है कोवर्ट और एक होती है ओवर्ट। ओवर्ट वो जो सब देख सकते हैं, कोवर्ट वो जो सब देख नहीं सकते। आप मन ही मन साजिशें बनाते हैं और उनको बाद में जो है अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे पढ़ना है तो आप मन ही मन सोचते हैं कि आज नहीं कल हमने ये सारी चीजें पढ़नी है और उसके बाद हमने ये काम करना है। और ओवर्ट वो जो आप सभी के सामने किए जा रहे हैं, है ना। तो जो आपकी ओवर्ट और कोवर्ट एक्टिविटीज होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये भी बोलते हैं कि आपका जो ओवर्ट एक्टिविटी और कोवर्ट जो एक्टिविटी होती है उनको ही क्या बोला जाता है? उनको ही बिहेवियर बोला जाता है। तो बिहेवियर क्या है? ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटीज ऑफ एनी पर्सन। किसी पर्सन का ओवर्ट और कोवर्ट एक्टिविटी क्या कहलाता है? बिहेवियर कहलाता है। ठीक है। तो जब हमने हेल्थ पढ़ा, हमने हेल्थ में हमने बोला था कि जो पर्सन क्या है सोशली सोसाइटी में अच्छे रिलेशन नहीं है उसको सोशली इल बोलते हैं, स्पिरिचुअली अच्छा नहीं है स्पिरिचुअली इल बोलते हैं, फिजिक अच्छी नहीं है फिजिकली इल बोलते हैं, और मेंटल अच्छा नहीं है तो मेंटली इल बोलते हैं। तो मेंटली इल का अगर आपको बोले कि डेफिनेशन क्या होता है क्या बताओगे? अगर आपको बोल दे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मेंटली इल पर्सन, तो कोई मेंटली इल पर्सन जो है उसकी डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? या आपको बोल देंगे व्हाट इज मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस क्या होता है, तो क्या बताएंगे? क्या बताओगे? अगर आपको कोई बोले कि इलनेस का डेफिनेशन बताइए या डिजीज का डेफिनेशन बताइए, तो क्या बताओगे? डिजीज या इलनेस का डेफिनेशन। अगर आपको बोले कि डिजीज या इलनेस का डेफिनेशन बताइए, तो क्या बताओगे? हमने अभी हेल्थ पढ़ा, और अगर उस हेल्थ में क्या हो जाए, कोई डिविएशन हो जाए, क्या हो जाए? डिविएशन। डिविएशन का मतलब वो नॉर्मल से हट जाए, कोई अबनॉर्मलिटी आ जाए। तो अगर हेल्थ में अबनॉर्मलिटी आ जाए उसको हम डिजीज या इलनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपका जो हेल्थ है, हेल्थ में कोई डिविएशन आ जाए, कोई अबनॉर्मलिटी आ जाए, तो उसको हम डिजीज या इलनेस कहते हैं। अगर क्या हुआ, सोशली हुई, वो सोशली डिविएट हुआ, दिस इज सोशल इलनेस। अगर वो पर्सन मेंटली हुआ, दिस इज मेंटली इलनेस। अगर वो पर्सन स्पिरिचुअल हुआ, दिस इज स्पिरिचुअल इलनेस। और वो पर्सन फिजिकली हुआ, दिस इज फिजिकल इलनेस। समझ पा रहे बात को? कि हेल्थ में क्या होना, डिविएशन होना, दिस इज नोन एज डिजीज या इलनेस। और इलनेस कौन कौन सी? तो अगर पर्सन सोशली डिविएट हो रहा है, दिस इज नोन एज सोशल इलनेस। पर्सन मेंटली हो रहा है, दिस इज मेंटल इलनेस। पर्सन स्पिरिचुअली हो रहा है, स्पिरिचुअल इलनेस। और अगर फिजिकली हो रहा है तो दिस इज फिजिकल इलनेस। तो फिर मेंटली इल किसको बोलोगे या मेंटल इलनेस किसको बोलोगे? हाँ, यानी डेविएशन इन मेंटल हेल्थ,
कोई पर्सन जिसका मेंटल हेल्थ जो था उस मेंटल हेल्थ में कोई डिविएशन आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल इलनेस या मेंटली इल पर्सन बोलेंगे। मेंटल हेल्थ क्या था, मेंटल हेल्थ क्या था, बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिट एंड इट्स कंपोनेंट विद इन्वायरमेंट, यानी कि जो आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट और उसके कंपोनेंट जो है उनका इन्वायरमेंट के साथ में जो बैलेंस है वो आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ। और अगर मेंटल हेल्थ में कोई डिविएशन आ जाए दिस इज नोन एज मेंटल इलनेस, यानी डिविएशन इन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में कोई डेविएशन का आना क्या है, मेंटल इलनेस। ठीक है, तो 4 से 5 हमने डेफिनेशन पढ़ी। जो हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि साइकेट्रिक क्या होती है ना, साइकोलॉजी क्या होती है ना। साइकोलॉजी का डेफिनेशन हमने देखा कि क्या करना, किसी पर्सन का माइंड, सोल, माइंड और बिहेवियर का स्टडी करना क्या है, साइकोलॉजी है ना। साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ soul, mind, behavior of any person। किसी पर्सन की सोल, माइंड, बिहेवियर की स्टडी करना क्या है, साइकोलॉजी। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, तो क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब बात आती है कि अगर कोई पर्सन जो क्या है मेंटली हेल्थी है, तो पर्सन जो क्या है मेंटली हेल्दी है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं या आप जो है आप मेंटली हेल्दी है कि नहीं, आप कैसे पता लगा सकते हैं, उन बातों के बारे में जिक्र करें तो वो क्या रहेगी, तो आपको बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होते हैं। तो मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पर्सन मेंटली हेल्दी है या मेंटली इल है। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसके अंदर जो गुण पाए जाएंगे, जो पर्सन मेंटली हेल्दी होगा उसमें कौन कौन से ऐसे गुण होंगे जिससे आप बता सकते हैं कि पर्सन मेंटली हेल्दी है। कौन कौन से ऐसे गुण होंगे, हाँ जी, कौन कौन से ऐसे गुण होंगे जिनको आप देख के बता सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, मेंटली हेल्दी है या नहीं, बताओ। अगर हम बात करें 1 by 1, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, है ना, और मैं पढ़ाते पढ़ाते जैसे मैं एक वर्ड लिखूँ मेंटली, उसके बाद मैं बाहर चला जाऊँ, फिर मैं दोबारा से आऊँ एक वर्ड लिख दूँ हेल्थ, फिर मैं दोबारा बाहर चला जाऊँ, फिर आऊँ, फिर मैं आगे लिख दूँ कैरेक्टरिस्टिक, फिर मैं दोबारा बात चला जाऊँ, फिर आऊँ एक वर्ड लिखूँ, फिर चला जाऊँ, फिर आऊँ, फिर जाऊँ, फिर आऊँ, फिर जाऊँ, ऐसा करता रहो। आप कितनी देर क्लास में बैठे रहेंगे, कितनी देर यहाँ बैठे रहेंगे, और जब अपने विचार प्रकट करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई आइडिया? तो यानी कि क्या करना, अगर मैं ऐसा करूं जैसे मैं एक वर्ड लिखूं और मैं बाहर चला जाऊं, फिर दोबारा से आऊं और दोबारा एक वर्ड लिख के जाऊं, फिर मैं जाऊं, फिर एक वर्ड लिखूं, अगर ऐसा कर रहा हूं तो बोले क्या पागल आदमी है, पता नहीं क्या कर रहा है, या खड़ा हो जाए आराम से लिख ले, या 5 मिनट बाद जाए, है ना। इसका मतलब अगर मैं ऐसा करूं कि एक वर्ड लिख दूं, फिर बाहर जाऊं, फिर दूसरा लिखूं, फिर आऊं, फिर लिखूं, फिर जाऊं, तो आप बोलेंगे कि पता नहीं ऐसे क्या कर रहा है। और अगर मैं लगातार आपको पढ़ाया जा रहा हूँ और अगर मुझे कोई काम हुआ तो मैं बाहर जाऊंगा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जो भी लगेगा, मैं काम पूरा करके फिर दोबारा लौट के आऊं, तो वो क्या है, वो एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है। क्या है,
क्या है वो? गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज। तो क्या है, जो पर्सन मेंटली हेल्थी होते हैं उन पर्सन के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? वो गोल डायरेक्टेड होती है। कैसी होती है? गोल डायरेक्टेड। गोल डायरेक्टेड का मतलब होता है एक निश्चित सीक्वेंस में होती है, एक तरीकेबद्ध कर्म में होती है, यानी कि वो लगातार जिस तरीके से उसने काम को करना चाहिए उसी तरीके से उस काम को करता है। दिस इज नोन एज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज। इसके अलावा जो पर्सन मेंटली हेल्दी होते हैं, क्या होते हैं? जो पर्सन मेंटली हेल्दी होते हैं उन पर्सन का खुद के बिहेवियर के ऊपर क्या होता है? कंट्रोल होता है। कंट्रोल ऑन सेल्फ बिहेवियर। उन पर्सन का क्या रहता है? खुद के बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रहता है। अगर कोई पर्सन खुद के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बिहेवियर का मतलब क्या है? ओवरट एक्टिविटी है ना। तो कोई पर्सन जो अपने खुद के बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? मेंटली हेल्दी नहीं है, वो मेंटली इल है। तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो क्या करते हैं वो? गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। इसके साथ साथ वो खुद के बिहेवियर पे कंट्रोल करना जानते हैं। इसके साथ साथ उनको पता होता है कि कैसे हमें दूसरे लोगों की इज्जत करनी है। गिव रिस्पेक्ट टू अदर एंड टेक रिस्पेक्ट। वो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं और खुद रिस्पेक्ट लेते हैं, है ना। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है, जो पर्सन मेंटली हेल्दी नहीं होगा वो दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बात करेगा क्या? वो जैसे अगर आपके साथ कोई बात करें, अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप जो है अलग लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर आप किसी छोटे के साथ बात कर रहे हैं, एक साइड आपके साथ 5 साल का बच्चा खड़ा है, एक आपके पास में एक 5 साल का बच्चा खड़ा है और एक आपके पास में 50 साल का एक आदमी खड़ा है। आप दोनों से बात कर रहे हैं, यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आप खड़े हैं, इन दोनों के साथ आप बात कर रहे हैं, या दोनों के साथ बात करने का वे ऑफ टॉकिंग एक ही होगा? अलग अलग होगा, है ना। तो यानी कि आप क्या है, जब आप इनसे बात करेंगे तो आप इनको रिस्पेक्ट देके बात करेंगे, और जब यहाँ आप बात करेंगे तो यहाँ आप रिस्पेक्ट लेने की इच्छा करेंगे कि मुझे रिस्पेक्ट से बात करें। और अगर ये बीच में गाली गलौज करते तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, नहीं ऐसा कैसे बोला तूने, इज्जत से बात कर, है ना। तो क्या है, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो क्या जानते हैं, वो दूसरों का इज्जत करना जानते हैं और खुद की इज्जत करवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जैसे आप जो है आपको कहीं भेज दिया गया, जैसे मान लीजिए आप ठीक है, आपका कोई एग्जाम आपका पास हो गया, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए गए। कहाँ गए? काउंसलिंग के लिए गए। आप काउंसलिंग के लिए गए, एक हॉल था और उस हॉल में लगभग 500 लोग बैठे थे। कितने लोग? 500 लोग बैठे थे। और वहां जो है खड़ा होने के लिए आपको मुश्किल से जगह मिली। तो अगर आप मेंटली हेल्दी पर्सन है तो आप आराम से जहां आपको जगह मिलेगी आप शांति से जाके खड़े हो जाएंगे बिना कोई हुआ किए। और अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, आप में कोई भी मेंटल हेल्थ में डिविएशन है, तो आप वहां जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देंगे, या आप कोई बहाना बना के गिर जाएंगे, है ना, जिससे आपको क्या बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, लोग आपको पानी के लिए पूछे, आप पे अटेंशन दे, है कि नहीं। तो क्या है, अगर आप मेंटली हेल्दी है तो आप सोशली एडजस्ट होना अच्छे से जानते हैं, और अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो आप सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो क्या होता है, उसमें सोशल एडजस्टमेंट होती है। क्या होती है? क्या करना जानते हैं वो लोगों में एडजस्ट करना जानते हैं। भले ही उनको कहीं भेज दो आप, अगर वो पर्सन मेंटली हेल्दी है तो वो एडजस्ट कर ही लेते हैं। इसके साथ साथ उन लोगों में क्या होती है, सेल्फ स्टीम होती है। क्या होती है? जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं उन लोगों में क्या होता है, सेल्फ स्टीम होता है। सेल्फ स्टीम क्या होती है? सेल्फ स्टीम क्या होती है? सेल्फ स्टीम यानी कि दूसरों की इज्जत कह सकते हैं आप, है ना। सोसाइटी में दूसरे लोगों को क्या करना, इज्जत देना, है ना। दोनों लगभग एक जैसी बात है, लिखने में अलग अलग है। रिस्पेक्ट टू अदर एंड टेक रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम दोनों एक जैसी बात है, मिलती जुलती बातें हैं, पर लिखने में क्या है, अलग अलग है। सेल्फ स्टीम का मतलब भी क्या होता है, दूसरे लोगों को इज्जत देना और खुद की इज्जत को लेना अपनी सोसाइटी में, सेल्फ स्टीम।
ये सारे के सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसके, जो आपका मेंटली हेल्थी पर्सन होता है उस पर्सन के अंदर। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं उसमें, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं मेंटली हेल्थी पर्सन के, हाँ बताओ। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? इसके अलावा जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है उसके सोसाइटी में रिलेशंस अच्छे होते हैं कि बुरे, अच्छे होते हैं, वो लोगों के साथ घुल मिल के रहता है ना, तो अच्छे सोशल रिलेशनशिप होते हैं किसके, जो मेंटली हेल्थी पर्सन है। इसके अलावा जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है उसको खुद के बारे में पता होता है कि नहीं, खुद के बारे में पता हो रहा है कि मेरी क्या कमजोरी है, क्या मेरी स्ट्रॉन्गनेस है ना, तो उस पर्सन में क्या होती है, इनसाइट प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो मेंटली हेल्थी पर्सन होते हैं वो खुद की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, खुद की लाइफ डिमांड को क्या कर सकते हैं, अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, खुद के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेंटली हेल्थी पर्सन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनके सोसाइटी में अच्छे रिलेशन होते हैं, खुद के इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं, खुद की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, इनका इंसाइट प्रेजेंट होता है, सेल्फ स्टीम होता है, सोशल एडजस्टमेंट होता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं और दूसरों से रिस्पेक्ट लेने की इच्छा रखते हैं, खुद के बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इनकी एक्टिविटी जो कैसी होती है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है। ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इसका मेंटली हेल्थी पर्सन का। जब भी हम डिजीज पढ़ेंगे, आगे जो डिजीज पढ़ेंगे, जितनी भी मेजर डिजीज हम पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर जो पढ़ेंगे, मूड डिसऑर्डर जो पढ़ेंगे, मेनिया, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, उनमें सबसे पहले पर्सन का ये जो एक्टिविटी है यही डिस्टर्ब होगा और ये गोल डायरेक्ट एक्टिविटी से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ पा रहे बात को? ये सारे के सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक थे किसके लिए, मेंटली हेल्थी पर्सन के लिए। ये तो क्या है, सारे के सारे जो लोग जिनका दिमागी तौर से जो सही है, जिनको दिमागी तौर से कोई बीमारी नहीं है, उन लोगों की बातें थी। पर क्या है, आज से पुराने जमाने में कुछ साल पहले की अगर बात करें तो जो जिन लोगों को क्या हो जाता था, मेंटली इलनेस हो जाती थी, क्या हो जाता था, मेंटल इलनेस हो जाती थी, जिनको दिमागी तौर से कोई बीमारी हो जाती थी, उनसे रिलेटेड क्या है, कुछ मिसकंसेप्शन बने हुए थे। लोग सोचते थे कि जिसको साइकेट्रिक बीमारी होगी वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर कोई मदर है जिसको अगर साइकेट्रिक बीमारी है तो वो अपने बच्चे को मार देती है, खा जाती है ना। या जो मेंटली इल पर्सन है, अगर ये हमारे घर पे रहेगा तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है ना, ये जो है ये पर्सन जो है कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी बातें जो है वो पहले जो है सोची जाती थी। आज के टाइम में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कंप्लीटली साइकेट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हुआ है, कुछ बातें आज भी मानी जाती है पर जो है पहले की तुलना में कम मानी जाती है। तो कुछ मेंटल इलनेस को लेके क्या बनाई गई, कुछ मिसकंसेप्शन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, मिसकंसेप्शन बने हुए हैं। मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस कि कुछ जो मेंटल पर्सन है उनको लेके क्या बनाए गए, कुछ मिसकंसेप्शन बने हुए हैं। और वो मिसकंसेप्शन क्या है, तो ऐसा माना जाता था कि जो मेंटल इलनेस है वो किसकी वजह से होती है, जैसे कोई किसी पे जादू टोना कर दे, कोई काला जादू है, कोई जो है भूत प्रेत आ जाए, अगर ऐसी हो जाए कंडीशन हो तो उसकी वजह से ही क्या होता है, पर्सन के अंदर साइकेट्रिक डिजीज होती है और फिर वो बाबा जी के पास जाते हैं, है ना। तो क्या है, साइकेट्रिक इलनेस ऐसा माना जाता था कि साइकेट्रिक इलनेस कॉज्ड बाय ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, घोस्ट, एविल। ये ऐसा माना जाता था कि जो साइकेट्रिक इलनेस जो होती है, जो साइकेट्रिक डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो डिजीज जो है वो काला जादू, है ना, आत्मा, भूत, राक्षस, ऐसे ही चीजें जब क्या है किसी पर्सन में आ जाती है, एंटर कर जाती है, तो उसकी वजह से होती है।
इसके अलावा और क्या माना जाता, तो इसके अलावा माना जाता था कि जो पर्सन जिसको क्या हो जाए साइकेट्रिक इलनेस होती है, जिस पर्सन को क्या हो साइकेट्रिक इलनेस होती है, उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। और चेंज होके कैसा हो जाता है, तो बिहेवियर बिहेवियर हो जाता है। कैसा बिहेवियर का मतलब होता है विचित्र, यानी कि जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा परे हो, है ना, अलोंग द साइड ऑफ नॉर्मल, यानी कि जिसमें क्या है पर्सन का बिहेव जो है वो टोटली क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो बोला जाता था कि जो साइकेट्रिक पर्सन है उनका बिहेवियर क्या हो जाता है विजय टाइप का हो जाता है, वो टोटली क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ बोला जाता है कि जब इनका बिहेव चेंज होता है तो ये क्या हो जाते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये जो साइकेट्रिक पर्सन है, साइकेट्रिक पर्सन क्या होता है डेंजरस होता है। क्या होता है डेंजरस होता है कि घर के लिए भी खतरनाक है और सोसाइटी में रहा तो सोसाइटी के लिए भी खतरा है। ये भी हो सकता है घर वालों को तो मारे ही मारे, उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी मार सकता है। तो साइकेट्रिक पर्सन जो है वो क्या होते हैं डेंजरस होते हैं, ऐसा माना जाता। इसके अलावा और क्या कहा जाता, इसके अलावा कहा जाता कि जो साइकेट्रिक इलनेस है उसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार साइकेट्रिक बीमारी हो गई है तो कहते हैं कि हमेशा के लिए चलती रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा माना जाता था। नो ट्रीटमेंट फॉर साइकेट्रिक इल पर्सन, ऐसा माना जाता कि जो साइकेट्रिक पर्सन है उनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहेंगे बीमार रहेंगे। इसके अलावा कहा जाता कि जो मदर अगर क्या हो गई है साइकेट्रिक इलनेस से सफर कर रही है, जो साइकेट्रिक मदर होती है, साइकेट्रिक मदर किल हर या हिज चाइल्ड, कि जो साइकेट्रिक मदर जो होती है वो अपने बच्चों को, यानी वो मेल पे भी हो सकता है वो फीमेल में भी, इसलिए हमने हिज और हर लगाया। हिज जो है वो मेल के लिए काम में लेते हैं और हर जो है वो फीमेल के लिए। तो अगर उसका फीमेल पे भी है तो हर, और अगर मेल पे भी हो तो हिज। तो वो क्या है अपने चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उनको क्या कर देती है मार देती है, ऐसा माना जाता था, है ना। और इसके साथ साथ जो है और क्या माना जाता था, तो और माना जाता था कि साइकेट्रिक पर्सन जो है एक अशेम फॉर फैमिली, की फैमिली के लिए, परिवार के लिए एक शर्मनाक चीज है, परिवार के लिए बहुत ही शर्म वाली चीज है कि तुम्हारे घर में एक साइकेट्रिक पेशेंट है, ऐसा माना जाता। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या था, तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई पर्सन जिसको क्या हो गया है साइकेट्रिक इलनेस हो गया, क्या हो गया, अगर कोई पर्सन जिसको क्या है साइकेट्रिक इलनेस हो गई है तो उसकी क्या करवा दो मैरिज करवा दो, और जब उसकी मैरिज हो जाती है उसके बाद क्या हो जाती है साइकेट्रिक इलनेस क्योर हो जाती है, क्योर आफ्टर मैरिज। ये सबसे बड़ा क्या रहा मिसकंसेप्शन देखने को मिला कि अगर किसी पर्सन को क्या हो गई साइकेट्रिक इलनेस हो गई है तो उस पर्सन की क्या करवा दी जाए मैरिज करवा दी जाए, और अगर उस पर्सन का मैरिज हो जाए तो उसके बाद उसकी साइकेट्रिक इलनेस जो क्या हो जाएगी ठीक हो जाती है, ऐसा माना जाता था। जबकि ये सारी बातें सही नहीं है, मोस्ट ऑफ बातें इनमें से क्या है रॉन्ग है ना। ये कुछ मिसकंसेप्शन है किसको लेके साइकेट्रिक इलनेस को लेके क्या बनाई गई, कुछ मिसकंसेप्शन बनाए गए। और मिसकंसेप्शन का मतलब होता है कि ये सही बातें नहीं है, ये मन का भ्रम है लोगों का। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर कोई पर्सन जिसको क्या है साइकेट्रिक इलनेस है तो साइकेट्रिक इलनेस नॉर्मली नहीं होती है, कोई उसमें कोई भूत प्रेत का साया हो गया हो, कोई किसी ने जादू टोना कर दिया हो, किसी ने कुछ किया कराया होगा, है ना, उसकी वजह से होता है ना। साइकेट्रिक इलनेस बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिस पर्सन को साइकेट्रिक इलनेस होती है, जो मरीज साइकेट्रिक होता है उसका बिहेवियर टोटली बदल जाता है और वो बिहेवियर कैसा हो जाता है विजय हो जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि साइकेट्रिक पर्सन जो है वो परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए खतरा होता है, वो सोसाइटी को और परिवार को मार सकता है, खा सकता है, कुछ भी कर सकता है उनके साथ, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है।
इसके अलावा कहा जाता है कि साइकेट्रिक का कोई जो साइकेट्रिक पेशेंट है उनका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा बोला जाता है कि साइकेट्रिक मदर अपने बच्चों को मार देती है। इसके अलावा बोला जाता है कि साइकेट्रिक पेशेंट परिवार के लिए एक शर्मनाक बात है। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था कि अगर कोई पर्सन जिसको साइकेट्रिक इलनेस हो गया है तो उसकी क्या करवा दी जाए, मैरिज करवा दी जाए, और अगर उसकी मैरिज हो जाए तो उसके बाद वो अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये सारे के सारे क्या थे, मिसकंसेप्शन थे किसको लेके, साइकेट्रिक पेशेंट को, है ना। जब ये सारी की सारी बातें हुई, टाइम निकलता गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, साइकेट्रिक में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो साइंटिस्ट आए, है ना, और धीरे धीरे जो है उन्होंने साइकेट्रिक की तरफ बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे साइकेट्रिक में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, है ना। और आज जो है साइकेट्रिक जो काफी हद तक क्या कर रखी है, डेवलप कर रखी है। तो अब हम बात करें कि साइकेट्रिक का हिस्ट्री क्या है। जो हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, जो हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग है, इस साइकेट्रिक नर्सिंग का क्या हिस्ट्री रहा होगा, कब से ये डेवलप हुई होगी, कब से इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई, किसने क्या क्या योगदान दिया, कैसे कैसी थेरेपी इसमें आई, कौन कौन सी थेरेपी इसमें होती है, इस सारी की सारी बातें अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। ये हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक, हमारी साइकेट्रिक की हिस्ट्री क्या रही होगी। हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक, कि साइकेट्रिक का क्या हिस्ट्री रहा होगा। और साइकेट्रिक की हिस्ट्री की बात करें तो 3 टाइम पीरियड हम डिवाइड करेंगे। और 3 टाइम कौन से, तो एक टाइम वो जो कौन सा 1770 से पहले का था। कब का था, 1770 से पहले का टाइम था, बिफोर 1770। एक टाइम वो जो 1770 टू 1870 था। तीसरा टाइम वो जो 1870 टू 1970 था। 3 टाइम जो है वो बड़ा रोल प्ले किया यहाँ। एक टाइम कौन सा, 1770 से पहले, बिफोर 1770, दूसरा 1770 टू 1870, और तीसरा टाइम पीरियड कौन सा था, 1870 टू 1970। तो 3 टाइम पीरियड हमारे सामने यहाँ निकल के सामने आए। और अगर इन तीनों के बारे में वन बाय वन बात करें तो जो 1770 से पहले वाला टाइम पीरियड जो था, कौन सा पीरियड, जो हमारा 1770 से पहले वाला जो पीरियड था, इस दौरान क्या था, इस दौरान बोला जाता था कि जो साइकेट्रिक इलनेस है वो किसकी वजह से होती है। तो साइकेट्रिक इलनेस ब्लैक मैजिक, यानी कि जो हमने अभी भी बात की कि काला जादू हो गया, कोई जादू टोना हो गया, है ना, कोई भूत प्रेत हो गए, कोई आत्मा हो गई, कोई राक्षस हो गया। ऐसी चीजों की वजह से होती है कि किसी पर्सन में राक्षस चला जाए, किसी पर्सन में आत्मा आ जाती है, भूत आ जाते हैं, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया। अगर ऐसे काम कर जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पर्सन में साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है। ये 1770 से पहले का टाइम पीरियड था। कब का टाइम पीरियड था, 1770 से पहले का टाइम पीरियड था। उसके बाद दूसरा टाइम पीरियड कौन आया, 1770 से 1870। जब लोगों को ऐसा लगा कि ये जो साइकेट्रिक मरीज है ये परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, साइकेट्रिक पेशेंट जो है वो शर्मनाक बात है, ये कभी ठीक नहीं हो सकते, इनका कोई इलाज नहीं है, इनका बिहेव टोटली चेंज हो जाता है। जब लोगों को ऐसा लगने लगा तो लोगों ने क्या किया, जो घर में साइकेट्रिक पर्सन होता उसको पकड़ते और पकड़ के घर से दूर छोड़ाते, है ना। और घर से जहाँ दूर छोड़ाते तो वहाँ क्या है, एक जगह ऐसे बन गई जहाँ साइकेट्रिक मरीज इकट्ठे हो गए काफी सारे। और वो जो है वो जगह सोसाइटी से, यानी कि जो गांव जो है या शहर जो था उससे काफी दूर थी। और वो जो काफी दूर एक ऐसी जगह है जहाँ क्या हुआ, साइकेट्रिक मरीजों को पकड़ते और छोड़ के आ जाते, उस जगह को नाम दे दिया गया, असाइलम नाम बना दिया गया। कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या थे, सारे के सारे जो पर्सन जितने भी थे वो क्या थे, साइकेट्रिक पर्सन थे। और उन साइकेट्रिक पर्सन को जहां पर रखा गया, यानी कि एक साइड रखा गया, उस जगह को क्या नाम दे दिया, असाइलम नाम दे दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के अंदर कि असाइलम का डेवलपमेंट कब हुआ। और असाइलम जो है वो 1770 से 1870 के टाइम पीरियड में बने थे।
उसके बाद क्या है, जब एक जगह काफी मरीज जो है साइकेट्रिक मरीज इकट्ठे होने लगे, उसके बाद धीरे धीरे साइकेट्रिक में डेवलपमेंट आया, और डेवलपमेंट के साथ साथ अब जो नेक्स्ट जो हमारा पीरियड आया था, पीरियड कौन सा, 1870 से 1970 का। और इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड के अंदर कुछ साइंस ने स्टडी करना शुरू किया, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दिया साइंटिफिक पीरियड या पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस। साइंटिफिक पीरियड या पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस। कौन सा पीरियड, 1870 से 1970 का टाइम पीरियड था, जिसको हमने क्या बोला था, पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस या साइंटिफिक पीरियड। तो इसकी जब हम बात करें तो हमारे सामने 3 टाइम आए। एक टाइम होता बिफोर 1770, जिसमें बोला गया कि ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, घोस्ट, साउल, एविल, ऐसी चीजों की वजह से जो है साइकेट्रिक इलनेस होती है। दूसरा टाइम होता जिसके अंदर 1770 से 1870 जहाँ असाइलम बने, और असाइलम जो है क्या था, एक ऐसी जगह है जहाँ साइकेट्रिक पर्सन को छोड़ आते थे, दिस इज नोन एज असाइलम। और तीसरा क्या था, 1870 से 1970 का टाइम पीरियड, जिसको हमने साइंटिफिक पीरियड या पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से जाना। और ये पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस जो है, इसके अंदर क्या हुई, उस साइंस ने तरक्की की, काफी सारी थेरेपी आई, और उन थेरेपी को क्या किया गया, पेशेंट्स पे अप्लाई किया गया फॉर द ट्रीटमेंट। समझ पा रहे बात को, है ना। तो 3 टाइम पीरियड हमारे सामने निकल के आए। 1770 से 1870 वाला जो टाइम पीरियड था, इसमें जब असाइलम बने, इसको पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। क्या नाम दिया गया, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। क्या हुआ इस पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में, इस पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हुआ कि जो पेशेंट थे उनको एक जगह छोड़ाते थे, असाइलम बने। और सबसे पहला जो असाइलम बना, फर्स्ट असाइलम, उस असाइलम का नाम क्या था, उस असाइलम का बैडलम असाइलम नाम था। क्या नाम था, बैडलम असाइलम। उस पीरियड को बैडलम असाइलम बोला गया। क्या बोला गया, उस पीरियड को बैडलम असाइलम के नाम से जाना गया। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, और पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में फर्स्ट असाइलम बना, और पहला असाइलम जो था, उस असाइलम का नाम था बैडलम असाइलम, या इसी को बोलते थे बैडलम असाइलम। क्या बोलते हैं, बैडलम असाइलम बोलते। और आज के टाइम में ये कहाँ बना था, ये इंग्लैंड में बना था। कहाँ बना था, इंग्लैंड के अंदर। और आज के टाइम में इसको किस नाम से जानते हैं, नाउएडेज। आजकल इसको किस नाम से प्रोनाउंस कर रहे हैं, आजकल इसको रॉयल बैडलम हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रॉयल बैडलम हॉस्पिटल के नाम से इसको क्या किया जा रहा है, प्रोनाउंस किया जा रहा है ना। आज के टाइम में इसको किस नाम से जानते हैं हम, रॉयल बैडलम हॉस्पिटल या बैडलम हॉस्पिटल, और ये कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर। जो हमारा पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस है या जो साइंटिफिक पीरियड है, इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में काफी सारी थेरेपी आई। क्या हुआ, इस पीरियड में काफी थेरेपी आई, कुछ जो है डेवलपमेंट हुआ साइकेट्रिक का, बहुत सारी दवाइयां आई इस पीरियड के अंदर जो साइकेट्रिक पेशेंट को ठीक करने के लिए काम में ली जाती। कुछ थेरेपीज आई जिनके बारे में अगर बात करें तो क्या थी, पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस। हाँ जी, ये चल रहा है साइको एनालिसिस, साइंटिफिक पीरियड चल रहा है अभी, कोई स्पेशल पीरियड का नाम नहीं है। हाँ, साइंटिफिक पीरियड चल रहा है। अब इस पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस में क्या हुआ,
काफी सारी थेरेपी भाई। साइकोएनालिसिस जो है ये किसने दिया? तो ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड नाम से एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या दिया? ये साइकोएनालिसिस का टाइम पीरियड के बारे में बताया, है ना। साइकोएनालिसिस, अगर आपको बोले कि फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कौन है, तो आपने बताना है सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने और भी बहुत सारी थ्योरी दी थी, जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो पीरियड ऑफ साइकोएनालिसिस और पीरियड ऑफ साइकोएनालिसिस क्या है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। इसके फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। इस दौरान क्या किया आया? तो इस दौरान जो है दवाई आई। सबसे पहले तो क्या आया? एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम था इंडियन लुनासी एक्ट। क्या आया? एक एक्ट आया जिस एक्ट का नाम था इंडियन लुनासी एक्ट। क्या होता है इंडियन लुनासी वर्ड का मतलब क्या होता है? तो लुनासी वर्ड यानी कि जो पागल लोग होते थे, जो साइकेट्रिक पर्सन होते थे, उनके लिए स्पेसिफिक क्या किया गया? एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया जिससे क्या है उन साइकेट्रिक पर्सन को भी क्या मिल सके? दूसरे लोगों के बराबर का अधिकार मिले, है ना। उनमें दोनों में क्या ना हो? भेदभाव ना हो। जो साइकेट्रिक लोग हैं उन पर क्या ना हो? कोई अत्याचार ना हो। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया और उस एक्ट का नाम था इंडियन लुनासी एक्ट। और ये इंडियन लुनासी एक्ट का बना 1912 के अंदर, 1912 के अंदर क्या बना? इंडियन लुनासी एक्ट बना। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले एंटीसाइकोटिक कब आई? एंटीसाइकोटिक ड्रग, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक, जो सबसे पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग थी वो कौन सी थी? तो जो सबसे पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग जो थी उसका नाम था क्लोरप्रोमाजिन। क्या नाम था? क्लोरप्रोमाजिन, CPZ। क्या नाम था? क्लोरप्रोमाजिन नाम था, CPZ। और ये कब आया? ये 1952 के अंदर आई। कब आई? 1952 में आई। कौन? सबसे पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग। और उस एंटीसाइकोटिक ड्रग को हमने क्या नाम दिया? CPZ नाम से दवाई आई थी। और ये क्या है? ये एंटीसाइकोटिक जो पेशेंट यानी कि जिनमें साइकोटिक फीचर है ना, स्किज़ोफ्रेनिया में ज्यादातर काम में लेते हैं ये, तो वहां इसको क्या है यूज में किया जाता था। इसके अलावा एंटी डिप्रेशन दवाई है। और आपसे पूछा जा सकता है कि पहली इंडेक्स एंटी डिप्रेशन कब आई? फर्स्ट एंटी डिप्रेशन। और पहली एंटी डिप्रेशन ड्रग जो थी उस ड्रग का नाम था इमिप्रामाइन। क्या नाम था? इमिप्रामाइन। और ये इमिप्रामाइन कब आई? 1957 के अंदर आई। कब आई? 1957 में। कौन? इमिप्रामाइन। कैसी दवाई है? एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन वाले पेशेंट को दी जाती। इसके साथ साथ ये ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी एन्यूरेसिस का। इसका ड्रग ऑफ चॉइस है एन्यूरेसिस का। क्या होता है एन्यूरेसिस? तो जैसे कुछ बच्चे रात के समय क्या है जब वो सो रहे होते हैं तो उस दौरान बेड वेटिंग करते हैं, है ना। तो बेड वेटिंग करते हैं तो उस रात के समय जो सोते समय बेड वेटिंग करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एन्यूरेसिस बोला जाता है ना। अगर कोई बच्चा बिस्तर के ऊपर स्टूल पास आउट करे उसको बोलते हैं एनकोप्रेसिस। और अगर बेड पर यूरिन पास आउट करता है उसको बोलते हैं एन्यूरेसिस। और उस एन्यूरेसिस का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन है? इमिप्रामाइन दवाई जाता है, जो क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है। सबसे पहले खोजी गई एंटी डिप्रेसेंट है 1957 के अंदर, 1957 के अंदर है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट एंटीमेनिक ड्रग। आपको क्या पूछा जा सकता है? आपको बोला जा सकता है कि पहली एंटीमेनिक ड्रग बताओ। और पहली एंटीमेनिक ड्रग कौन है? तो सबसे पहली एंटीमेनिक ड्रग जो है वो है लिथियम। कौन है? लिथियम। लिथियम। और ये कब आया? 1946 में। किसने डिस्कवर की? जॉन कैड ने। किसने डिस्कवर किया? जॉन कैड ने डिस्कवर किया। ये दवाई जो है इस दवाई का साइड इफेक्ट है और ये दवाई क्या कॉज कर सकती है? ये दवाई जो है ये कॉज कर सकती है डायबिटीज इंसिपिडस नाम की एक बीमारी होती है। जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम में एक बीमारी पढ़ेंगे और उस डिजीज का नाम होगा डायबिटीज इंसिपिडस।
है ना। दो तरीके की डिजीज होती है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस यानी कि जो डायबिटीज हम जो नॉर्मल बोलेंगे जो शुगर का बीमारी है ना, जिसमें हम तीन तरीके के डायबिटीज पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सॉरी जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज, है ना। और जो ये डायबिटीज इंसिपिडस है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें पर्सन को पॉलीयूरिया होता है। क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है और एक्सेसिव प्यास लगती है। क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है और एक्सेसिव थ्रस्ट होती है। और यूरिनेशन कितना, एक दिन में 4 लीटर से लेके 24 लीटर तक यूरिन पास आउट होता है इस पर्सन को। जिस पर्सन में क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस, और होने का कारण होता है एडीएच हार्मोन। और एडीएच हार्मोन जो है उसकी कमी होना क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस का कॉज है। और ये जो आपकी लिथियम जो दवाई है, ये किससे मिलती जुलती है, इस एडीएच हार्मोन से मिलती जुलती होती है। और ये एडीएच हार्मोन की जगह जाके क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। और खुद जब ये जुड़ेगी तो वहां क्या हो जाएगा, धीरे 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 एडीएच की कमी होती जाती है। और एडीएच की कमी होने से क्या बना रहती है, डायबिटीज इंसिपिडस। इसके अलावा जब भी किसी पर्सन को क्या करना होता है, ईसीटी देनी होती है, तो उससे पहले इस दवाई को क्या करना होता है, बंद करना होता है। ध्यान रखिएगा इन बातों को कि जो आपकी कौन लिथियम जो ड्रग है, इसका ये क्या कॉज कर सकती है, ये डायबिटीज इंसिपिडस नाम की डिजीज कॉज करती है। इसके अलावा जो है ईसीटी से पहले इसको क्या करना होता है, आपने अवॉइड करना होता है। और इसके साथ साथ सोडियम रिच डाइट देना होता है। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी लिथियम ड्रग दी जाती है तो क्या देना होगा आपने, लिथियम। और ये क्या कॉज कर सकती है, डायबिटीज इंसिपिडस। इसके साथ साथ क्या देनी होता है आपने, सोडियम रिच डाइट देनी होती है। जब भी किसी पर्सन को आप क्या कर रहे हैं, लिथियम दे रहे हैं, तो आपने वहां क्या करना होता है, सोडियम रिच डाइट देना होता है। उसको ज्यादा मात्रा में क्या करना होता है, सोडियम देना होता है। अगर आपने वहां सोडियम दे दिया और पर्सन को क्या हो गया है, हाइपोनेट्रीमिया हो गया। अगर कोई पर्सन लिथियम दे रहा है और लिथियम लेते हुए अगर किसी पर्सन को हाइपोनेट्रीमिया हो गया, क्या हो गया, हाइपोनेट्रीमिया, तो वो पर्सन जो है उसको क्या हो जाएगी, लिथियम का टॉक्सिसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम का टॉक्सिसिटी हो जाएगा। किसकी वजह से, इस दवाई की वजह से। और कब बोलोगे हाइपोनेट्रीमिया, तो जब क्या हो जाए, सोडियम का लेवल 135 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए। क्या हो जाए, जब सोडियम का लेवल 135 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। तो इस सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, इसका नॉर्मल लेवल 135 से 145 मिलीग्राम पर लीटर होता है। जब आप बॉडी के अंदर जब आप क्या करते हैं, कोई टेस्ट करवाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाएंगे, तो आपकी बॉडी में अगर 135 से 145 के बीच में आ रहा है, दिस इज नॉर्मल सोडियम, और इससे कम आता है, दिस इज इंडिकेट टू द हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपोनेट्रीमिया वाले पेशेंट को अगर लिथियम चल रहा है और लिथियम के चलते हाइपोनेट्रीमिया हुआ, तो वो लिथियम क्या कर देगी, टॉक्सिसिटी कर देगी। और जब इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो इसके फर्दर सिम्टम और आ जाएंगे। और फर्दर सिम्टम क्या है, ये क्या कर देगी, डाययूरेसिस करवा देगी। डाययूरेसिस का मतलब होता है कि यूरिन के बनने की प्रोसेस को 2 गुना कर देती है, डाययूरेसिस करवाती है। इसके साथ साथ क्या कर देती है, पर्सन के अंदर हाइपोथायराइडिज्म कर देती है। क्या कर देती है, डाययूरेसिस करती है, हाइपोथायराइडिज्म करती है और डिहाइड्रेशन करवा देती है। तो लिथियम सबसे पहली एंटीमेनिक ड्रग लिथियम कब खोजी गई, 1946 में। किसने डिस्कवर की, जॉन कैनेडी। इसके अलावा और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके अलावा जो है एक थेरेपी आया, उस थेरेपी का नाम है इंसुलिन शॉक थेरेपी। क्या नाम था, इंसुलिन शॉक थेरेपी। पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई उनकी बातें हो रही है। नेक्स्ट क्या है, IST। क्या होता है IST, तो IST का फुल फॉर्म है इंसुलिन शॉक थेरेपी। क्या नाम है, इंसुलिन शॉक थेरेपी।
क्या होता है इंसुलिन शॉक थेरेपी में? तो इसमें क्या हुआ कि किसने दी थी? ये साकेल ने दी थी, गिवन बाय साकेल। अच्छा क्या होगा इसमें? तो आपको नाम से पता चल रहा होगा इंसुलिन शॉक थेरेपी। क्या किया जाता? इंसुलिन का शॉक दिया जाता। कैसे? तो जैसे क्या है, कोई पर्सन है जैसे मेनिया का पेशेंट था, या कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है ना, तोड़ फोड़ करता रहता, सारा दिन उछल कूद करता रहता था, तो उस पर्सन में क्या करते हैं, उस पर्सन में इंसुलिन लगा दिया जाता। क्या लगा दिया जाता? इंसुलिन लगा दिया जाता। जैसे उस पर्सन को इंसुलिन लगता, उस पर्सन में हाइपोग्लाइसीमिया होता। क्या होता? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता। और जब उसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता तो वो पर्सन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया होने के बाद उस पर्सन में क्या हो जाती? फटीगनेस होती। क्या होती? फटीग होती। वो पर्सन क्या हो जाता? सुस्त होता और आराम से बैठा रहता। फिर उसके अंदर इतनी पावर नहीं रहती, वो क्या कर सके, उछल कूद कर सके। पर ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत से पर्सन जो बहुत पेशेंट थे उनकी क्या होने लगी, डेथ होने लगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जब लगाते तो किसी पेशेंट में ज्यादा लग जाता, ज्यादा लगने से पेशेंट हाइपो में जाता, हाइपोग्लाइसीमिया में जाने से पेशेंट के न्यूरॉन जो है वो इरिटेट होते और पर्सन जो है उसकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती। तो फिर ऐसा होने से जब बार बार जब इस थेरेपी को दिया जाने लगा और थेरेपी को देने से लोगों में डेथ रेट बढ़ने लगी, तो इस थेरेपी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और फिर एक नया थेरेपी आया था, है ना। इस थेरेपी को कब दिया गया? तो 1927 में बनाया गया था ये, और ये 1933 में सबसे पहली बार यूज हुई। 1927 में खोजी गई और 1933 में सबसे पहली बार यूज हुई। IST इंसुलिन शॉक थेरेपी साकेल ने दिया। यही बात आपने याद रखनी है कि इंसुलिन शॉक थेरेपी किसने दिया? साकेल ने दिया। कब? 1927 में पहली बार यूज हुई, 1933 में। और किसमें काम में लेते थे? जो पेशेंट एग्रेसिव होते थे उनके अंदर इसको काम में लिया जाता। समझ पा रहे हैं बात को? इसके बाद कौन सा थेरेपी आया? तो इसके बाद थेरेपी आया और उस थेरेपी का नाम है ECT। क्या नाम है? ECT। ये क्या होता है? ECT। नेक्स्ट एक थेरेपी आया और उस थेरेपी का नाम है ECT, जिसका फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। ये किसने दी? ये ल्यूसिनो बीनी एंड यूगो सरलेटी ने कब? 1938 के अंदर दिया। कब दिया? 1938 में दिया। और इसमें उन्होंने क्या बोला? तो इसमें उन्होंने जो है पहले इसको किस नाम से जानते थे? EST बोलते थे। क्या बोलते थे? EST। सबसे पहले जब ये आई तो उस दौरान इसका नाम क्या था? EST। और EST का फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। जब ये सबसे पहले आई तो इसका नाम क्या था? EST। EST का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। कब आई ये? 1938 में। किसने दिया? यूगो सरलेटी और ल्यूसिनो बीनी ने। इसमें होता क्या? तो नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक यानी कि लाइट और शॉक यानी कि करंट यानी कि झटका। इसमें क्या करते हैं, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट आता उस साइकेट्रिक पेशेंट को क्या किया जाता? लाइट का झटका दिया जाता। और लाइट का झटका देने से क्या हुआ, जब बार बार उनको झटके दिए जाते तो काफी पेशेंट इंप्रूव होने लगे। पर इंप्रूव होते कैसे, ये कैसे काम करती है, इस चीज का आज तक पता नहीं चला। आज भी ये थेरेपी काम में ली जाती है, पर आज के जमाने में इसको ECT के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ECT। पहले जो ECT थी ये डायरेक्ट थी। पहले इसको क्या करते थे? डायरेक्ट काम में लेते थे। ये हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, कंप्लीट ECT पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डायरेक्ट थी, और आज के टाइम में जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट। पहले जो EST, पहले जो करंट लगाया जाता था पर्सन को, जो EST लगते थे उसमें क्या करते, पर्सन को बांध दिया जाता और सीधा ही क्या कर देते, करंट लगा देते थे। पर आज के टाइम में क्या करते हैं, आज के टाइम में डेवलपमेंट हुआ और मशीनों से दिया जाता है। मशीन से क्या होता है, करंट का वैल्यू फिक्स होता है, इसके साथ साथ दवाइयां दी जाती है ताकि मरीज को कॉम्प्लिकेशन क्या हो, कम से कम हो पाए, है ना। तो ECT और कब आई? 1938 में। किसने दिया? यूगो सरलेटी और ल्यूसिनो बीनी ने, है ना। तो अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी के फादर कौन है, तो ल्यूसिनो बीनी और यूगो सरलेटी। आपको बोले कि इंसुलिन शॉक थेरेपी के फादर कौन है, तो शाकेल, है ना।
इसके अलावा 1934 के अंदर साइको सर्जरीज आई। क्या हुआ? साइको सर्जरी आई कुछ, और वो कब आई? 1934 में। साइको सर्जरी कब आई? 1934 के अंदर, है ना? 1934 कुछ साइको सर्जरी आई। इसके अलावा मेंटल हॉस्पिटल बने। क्या बने? मेंटल हॉस्पिटल। और मेंटल हॉस्पिटल कब बने? तो सबसे पहला जो मेंटल हॉस्पिटल बना वो कब बना था? 1947 के अंदर। कब बना? 1947 के अंदर। और 1947 में सबसे पहला जो मेंटल हॉस्पिटल बना था वो कहाँ बना था? अमृतसर के अंदर, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल। और कहाँ बना ये? अमृतसर। सबसे पहला मेंटल हॉस्पिटल बना और अमृतसर के अंदर कब? 1947 में। सर ये इंडिया का क्या बढ़ता है? हाँ जी, ये इंडिया का क्या बढ़ता है? फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इंडिया का क्या बढ़ता है? इंडिया का बना ना। तो 1947 में पहला मेंटल हॉस्पिटल बना और पहला मेंटल हॉस्पिटल कौन था? वो आपका था अमृतसर के अंदर। दूसरा मेंटल हॉस्पिटल कहाँ बना? तो दूसरा मेंटल हॉस्पिटल बना 1953 में। कहाँ बना? हैदराबाद के अंदर। सेकंड मेंटल हॉस्पिटल कहाँ बना? हैदराबाद में बना। कब बना? 1953 के अंदर। उसके बाद 1958 में कहाँ बना? श्रीनगर के अंदर, है ना? श्रीनगर के अंदर 1958 में तीसरा हॉस्पिटल। और 1960 के अंदर कहाँ बना? जामनगर के अंदर बना। कहाँ बना? 1960 जामनगर में। जामनगर। और उसके बाद कहाँ बना? उसके बाद 1966 के अंदर दिल्ली के अंदर। टोटल इंडिया के अंदर 5 मेंटल हॉस्पिटल है बड़े लेवल के, जो कब कब बने? 47, 53, 58, 60 एंड 66। कहाँ पर? अमृतसर, हैदराबाद, श्रीनगर, जामनगर, दिल्ली। समझ पा रहे बात को, है ना? ये सारे के सारे क्या है? डेवलपमेंट हमारे। इसके अलावा और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? तो जब क्या हुआ? साइकेट्रिक पेशेंट आने शुरू हुए तो साइकेट्रिक के अंदर पढ़ाई होनी शुरू हुई। और पढ़ाई जब होनी शुरू हुई तो साइकेट्रिक के अंदर क्या होनी? जब हम जैसे पहले क्या थी, जो नर्सेस थी, है ना? तो क्या हुई? सबसे पहले जब साइकेट्रिक पेशेंट आए तो पहली साइकेट्रिक नर्स आई। कौन आई? सबसे पहले साइकेट्रिक नर्स आई। और साइकेट्रिक नर्स कौन थी? फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। और वो कौन थी? लिंडा रिचार्ड। कौन? लिंडा रिचार्ड इज ए फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। अगर आपको बोले कि पहली साइकेट्रिक नर्स कौन थी, आपने बताना है लिंडा रिचार्ड। इसके अलावा जो आपकी बीएससी नर्सिंग है, उस बीएससी नर्सिंग में क्या हुआ? साइकेट्रिक नर्सिंग को ऐड किया गया, है ना? जो हमारी बीएससी नर्सिंग है, उस बीएससी नर्सिंग में क्या हुआ? साइकेट्रिक सब्जेक्ट आया। और ये कब आया? 1965 के अंदर, 1965 के अंदर जो हमारी बीएससी नर्सिंग है उसमें साइकेट्रिक सब्जेक्ट जो है वो आने लगा और बच्चों को साइकेट्रिक पढ़ाई जाने लगी। तो अब 1965 के अंदर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होते होते एक स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ। और स्पेशलाइजेशन में क्या? तो साइकेट्रिक में एमएससी नर्सिंग करवाई जाने लगी। कब? बीएससी के 10 साल बाद 1975 के अंदर। कब? 1975 के अंदर। कहाँ शुरू हुई थी सबसे पहले? तो सबसे पहले शुरू हुई थी दिल्ली के अंदर। राजकुमारी अमृता कौर एक कॉलेज है दिल्ली में, वहां पर क्या हुई? सबसे पहले इस कोर्स की शुरुआत हुई। नर्सिंग के जितने भी कोर्स सबसे पहले आए, बीएससी आया, एमएससी आया, जीएनएम आया, सारे के सारे सबसे पहले आ रहे थे अमृता कौर दिल्ली के अंदर कॉलेज है, वहां आए। उसके बाद फिर उनको अलग अलग जगह क्या कर दिया गया, कैंपस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। एमएससी सबसे पहले
1975 में क्या आई, आरए के दिल्ली। 1965 में सबसे पहले बीएससी कहाँ आई, आरए के दिल्ली के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जीएनएम में कुछ पोर्शन जो है पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो जीएनएम वाले बच्चे थे उनको भी क्या किया जाने लगा, साइकियाट्रिक पढ़ाई जाने लगी। और वो तो वो जो है वो पढ़ाई जाने लगी 1986 के अंदर। कब पढ़ाई जाने लगी, 1986 के अंदर बच्चों को क्या किया जाने लगा, जीएनएम वालों को पढ़ाया जाने लगा। इसके बारे में साइकियाट्रिक के बारे में कहा 1986 के अंदर। अभी तक अलग सब्जेक्ट में लगा था, कंबाइन सब्जेक्ट के तौर पे एक दो चैप्टर लगा दिए गए जिसके अंदर जीएनएम वालों को क्या पढ़ाया जा रहा था, साइकियाट्रिक। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जीएनएम के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ और जीएनएम में अलग से एक साइकियाट्रिक सब्जेक्ट लगा दिया गया। और वो कब लगा, वो लगा 2005 के अंदर। जो लोग 2005 के बाद में जीएनएम नर्सिंग है उन्होंने अलग से साइकियाट्रिक सब्जेक्ट पढ़ा। जो 2005 से पहले है उन्होंने कंबाइन पढ़ा, और जो लोग 1986 से पहले जीएनएम कर चुके हैं उन्होंने जीएनएम में साइकियाट्रिक पढ़ाई की है ना। तो क्या है, नर्सिंग में साइकियाट्रिक ऐड हुई और 1965 में बीएससी में, 75 के अंदर मास्टर आया, 86 में जीएनएम में, और 2005 में अलग से एक सब्जेक्ट लग गया, अलग से एग्जाम होना शुरू हो गया जीएनएम वालों का 2005 में साइकियाट्रिक। समझ पा रहे हो? सबसे पहली जो बुक थी साइकियाट्रिक की वो कौन थी, तो थी साइकियाट्रिक इन नर्सिंग है ना। जो फर्स्ट साइकियाट्रिक बुक आई थी नर्सिंग के लिए, फर्स्ट साइकियाट्रिक बुक इन नर्सिंग वो कौन थी, साइकियाट्रिक इलनेस इन नर्सिंग। नर्सिंग में साइकियाट्रिक इलनेस सबसे पहला बुक था। ठीक है, डेवलपमेंट पीरियड चला, काफी सारे डेवलपमेंट हुए किसके अंदर, हमारी साइकियाट्री के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। और ये डेवलपमेंट से क्या है, आगे से आगे जो है साइकियाट्री जो रन करती है। इसके अलावा 1985 में एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम क्या था, उस एक्ट का नाम है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट। क्या था इस एक्ट के अंदर, तो पहले क्या होता था, जितनी भी साइकेट्रिक दवाई हैं उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप क्या कर सकते थे, परचेज कर सकते थे। पर आज के टाइम में अगर बात करें तो आप जो है अगर कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कोई भी साइकेट्रिक दवाई लेनी है, जैसे आप गए, आपने जाके बोला मेडिकल वाले को कि मुझे एक एल्प्राजोलाम का पत्ता दे दो, है ना, तो मेडिकल वाला बोलेगा कि कहाँ लिखा है, दिखा। समझ पा रहे हो? तो क्या है कि ये जो पहले क्या था, ऐसा कोई रूल नहीं था, तो आप सीधा दुकान वाले के पास जाते और वहां से आप ले लेते। पर नाउ डे कब से 1985 से क्या कर दिया गया, एक रूल बना दिया गया, और उस रूल का नाम क्या है, उस रूल का नाम था नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट। और उसके अंदर क्या किया गया, उसके अंदर बोला गया कि जितनी भी साइकेट्रिक ड्रग है वो बिना किसी साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्राइब नहीं की जानी चाहिए। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो पर्सन प्रिस्क्राइब कर रहा है उस पर्सन में क्या की जा सकती है, कार्रवाई हो सकती है अंडर ए लीगल एक्ट। तब आया 1985। समझ पा रहे बात को, है ना। ये काफी सारे हमारे क्या थे, डेवलपमेंट थे किसके, साइकियाट्रिक क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है बायोलॉजी ऑफ माइंड। ये क्या होती है, ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड क्या होता है।
ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड क्या होती है? हाँ जी, ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड क्या होता है? ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड ऐसा कहा जाता है कि तीन बातें होती है हमारे माइंड के अंदर। एक होता है थिंकिंग, क्या होता है? थिंकिंग, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं? थॉट। एक होता है थिंकिंग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? थॉट। और थिंकिंग या थॉट क्या करती है? इमोशन को जनरेट करती है या फीलिंग। और उसके बाद क्या होता है? बिहेवियर। कहते हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो तीन बातों से चलता है। तीन बातें कौन सी? कि जैसा आप सोचते हैं, जैसी आपकी थिंकिंग होती है, वैसे ही आपके इमोशन होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती है। जैसे क्या है, आप कोई जो है अपने फ्रेंड के यहाँ गए, है ना, आपके फ्रेंड के यहाँ गए, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो आपको जो बात कह देता है वो लोग भी लगे। उसने आपको बोला कि यार वो जो फलाना फलाना आदमी है वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं कहानी खराब हो उसकी, है ना। जैसे ही आपको आपके फ्रेंड ने ऐसा कहा तो आपके मन में एक विचार आया। क्या हुआ? आपके मन में एक विचार आया कि यार हो सकता है वो पर्सन क्या हो, गलत। जैसा ही आपके मन में, जैसा उसने कहा तो आपने सोचा, और सोचते ही आपके क्या हो गए? उस पर्सन के प्रति गड़बड़ वाले इमोशन आ गए, गलत इमोशन आ गए कि नहीं नहीं यार, अपना फ्रेंड ने कहा था वो इंसान अच्छा नहीं है, वो आदमी गलत होगा। और अब हम क्या करने लगे? उस पर्सन से हेट करने लगे। ऐसा आपने काफी बार देखा होगा कि कोई पर्सन आपको किसी दूसरे पर्सन की बार बार ऐसी बुराइयां बताता रहे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका मन भी उसके प्रति ऐसा बन जाता है कि वो पर्सन पता नहीं कितना ही गलत होगा, और हम भी उसके साथ ऐसा ही बिहेव करने लग जाते हैं जैसा कोई दूसरा पर्सन कर रहा हो, भले ही हम उस पर्सन के सामने उस पर्सन के बारे में नहीं जानते कुछ, है कि नहीं, है ना। तो क्या है कि जैसे हमारी थिंकिंग होती है वैसे हमारे इमोशन होते हैं, और जैसा हमारा इमोशन है वैसा ही हमारा क्या होता है? बिहेवियर होता है या एक्टिविटी होती है। ये क्या है? ये माइंड का ट्रायोलॉजी है। क्या है? माइंड का ट्रायोलॉजी है कि माइंड तीन बातों पे टिकी हुई है। क्या? कि जैसी आपकी थिंकिंग को दूसरे वर्डों में बोलते हैं कॉग्निशन। क्या बोलते हैं? कॉग्निशन। कि जैसी आपकी थिंकिंग है यानी कि कॉग्निशन है यानी कि थॉट है, वैसे ही आपके क्या होंगे? इमोशन होंगे यानी कि अफेक्शन होंगे, आपकी फीलिंग होगी, और जैसी आपकी फीलिंग होगी वैसा ही आपका क्या होगा? बिहेवियर होगा। ये हमारी माइंड की क्या है? ट्रायोलॉजी है। कोनेशन, CONATION, कोनेशन। ठीक है।